नमस्कार। बीएससी थर्ड ईयर के पेपर थर्ड के सेकंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जीन अभियांत्रिकी में काम में आने वाले विभिन्न टूल्स मतलब औजार या साधन तथा तकनीकें। वैसे तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत सारे साधन और टेक्निक्स काम में आते हैं, लेकिन जो मेन टेक्निक्स या मेन टूल्स जो है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से मैंने कुल मिला के 7 टूल्स यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं। पहला है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसे हम आणविक कैंची या मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। सेकंड है डीएनए लाइगेज या मॉलिक्यूलर ग्लू। थर्ड है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। फोर्थ है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। फिफ्थ है क्लोनिंग वेक्टर्स। सिक्स्थ है जीनोमिक लाइब्रेरी एंड सेवेंथ वन है cDNA लाइब्रेरी। तो कुल मिला के मैंने ये 7 पॉइंट्स इसमें इंक्लूड किए हैं। आप चाहें तो इसमें सेंट्रीफिकेशन भी ऐड कर सकते हैं और भी विभिन्न प्रकार की तकनीकें जो काम में ली जाती है जेनेटिक इंजीनियरिंग में वो भी ऐड कर सकते हैं, पर कम से कम आपको ये सब तकनीकें तो पढ़नी ही है। सबसे पहले हम पहली चीज़ लेते हैं जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स या मॉलिक्यूलर सीजर, आणविक कैंची। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि डीएनए को काटने का कार्य करते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है आणविक कैंची। आणविक मतलब अणु को काटने वाली कैंची। अणु क्या है? डीएनए का अणु। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए को काटता है। अब इसको काटने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है, क्योंकि यह पर्टिकुलर एक किसी सीक्वेंस को पहचानता है और उस सीक्वेंस के या तो सीक्वेंस के अंदर कट लगा देता है या उसके आसपास में कहीं कट लगाता है। ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। तो इसमें बेसिकली दो प्रकार की सीक्वेंस, जो डीएनए की दो प्रकार की सीक्वेंस इंपॉर्टेंट होती है। पहला होता है पहचान स्थल, जिसको हम बोलते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस, जिसको कि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो पहचानता है। दूसरा होता है क्लीवेज साइट, जहाँ पे यह काटता है। तो क्लीवेज साइट एंड रिकॉग्निशन साइट्स, दीज टू साइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्टिविटी। अब आगे हम डिस्कस करेंगे किस प्रकार से। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो इसकी खोज का श्रेय आर्बर, स्मिथ और नाथान्स, 3 लोगों को दिया जाता है, जिन्हें 1978 में इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। इस टेबल में इन तीनों में क्या क्या अंतर है वह बताया गया है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया, पहला पॉइंट बता रहा है स्ट्रक्चर किसका स्ट्रक्चर हुआ? ये स्ट्रक्चर है एंजाइम का स्ट्रक्चर, कि एंजाइम एक यूनिट से मिलकर बना हुआ है या इसमें दो या 3 यूनिट्स हैं, उसके आधार पर होगा स्ट्रक्चर। दूसरा है रिकॉग्निशन साइट, जिसको मैंने बोला था पहचान स्थल। पहचान स्थल किसका? फॉर डीएनए, जिसको ये काटने वाला है उसमें किस सीक्वेंस को ये पहचानता है, वो है रिकॉग्निशन साइट। तीसरा है रेस्ट्रिक्शन एंड मिथाइलेशन। ऐसी कौन सी साइट है? इसमें रेस्ट्रिक्शन और मिथाइलेशन दोनों होता है। मिथाइलेशन एक प्रक्रिया है जिसमें डीएनए के ऊपर एक CH3 ग्रुप का CH3 ग्रुप जुड़ जाता है, इसे कहते हैं डीएनए मिथाइलेशन। तो कई बार क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का दोनों काम होता है, डीएनए को काटना भी और साथ में उसमें मिथाइल ग्रुप ऐड करना भी। तो ये बताना है कि भाई इसमें दोनों चीज़ें साथ में होगी या अलग अलग होगी, उसके आधार पर भी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है क्लीवेज साइट, कि यह किस स्थान पर काटता है। तो इसी आधार पर ये 3 प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप 1 एंजाइम। टाइप 1 एंजाइम जो होता है यह बाई फंक्शनल एंजाइम है। बाई फंक्शनल मतलब ये रेस्ट्रिक्शन भी करता है, मतलब डीएनए को काटता भी है और साथ में मिथाइलेशन भी करता है। रिकॉग्निशन साइट की बात करें, मतलब पहचान स्थल की बात करें, तो पहचान स्थल एसिमेट्रिक मतलब असममित होता है। आगे हम बताएंगे कि सममित भी हो पाया जाता है टाइप 2 के अंदर, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपको इतना ध्यान रखना है कि इसमें जो पहचान स्थल होता है वह बाईपार्टिएट मतलब एक स्थान पर नहीं पाया जाके दो स्थान पे, दो भागों में विभक्त होता है, और साथ में ये एसिमेट्रिक या असममित प्रकार का होता है। अगर बात करें कि इसमें रेस्ट्रिक्शन और मिथाइलेशन दोनों किस प्रकार से होते हैं, तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग प्रक्रियाएं हैं। यहाँ पे क्लीवेज साइट की बात करें तो क्लीवेज साइट मतलब कहाँ पे ये काटता है, तो यह
जिस बेस पेयर को पहचानता है उससे लगभग 1000 बेस पेयर दूरी पर काटता है। मतलब इसकी कटिंग साइड काटने की जगह अलग है और पहचानने की जगह अलग है, और ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में ज़्यादा उपयोगी नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको पढ़ना है वो है टाइप 2 एंजाइम, क्योंकि टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ही जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम में लिए जाते हैं। तो टाइप 2 एंजाइम की हम बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें सेपरेट एंडोन्यूक्लियेज एंड मिथाइलेज, इसमें दो अलग अलग भाग होते हैं एंजाइम के। एक भाग करता है एंड कटिंग का काम और दूसरा भाग करता है मिथाइलेशन का काम। रिकॉग्निशन साइट, रिकॉग्निशन साइट या पहचान स्थल क्या होता है? 4 से 6 बेस पेयर लंबा एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है। आगे हम बोलेंगे, बताएंगे कि पैलिंड्रोमिक क्या होता है। पैलिंड्रोमिक होता है उल्टा सीधा एक समान। इसे हम पढ़ेंगे डिटेल में आगे। तो आपको इतना याद रखना है कि रिकॉग्निशन साइट 4 से 6 बेस पेयर लंबी होती है और इसमें पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है। रेस्ट्रिक्शन और मिथाइलेशन दोनों की, क्योंकि दोनों एंजाइम की यूनिटी अलग अलग है तो दोनों की प्रक्रिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होती है, इनका आपस में कोई संबंध नहीं होता। क्लीवेज साइट, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जिस पहचान स्थल को टाइप 2 एंजाइम पहचानता है उसी पहचान स्थल को ये काटता भी है। तो इसमें रिकॉग्निशन साइट मतलब पहचान स्थल और क्लीवेज साइट मतलब काटने की जगह दोनों समान होती है, इसी कारण इसका उपयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है। नेक्स्ट है टाइप 3। टाइप 3 एंजाइम, ये भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आप ये तीनों याद नहीं कर पाए तो कम से कम टाइप 2 आपको अच्छे से याद करना है। टाइप 3 एंजाइम एक बाई फंक्शनल एंजाइम है। इसमें भी दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती है, मिथाइलेशन और साथ में एंडोन्यूक्लियेज। रिकॉग्निशन साइट मतलब पहचान स्थल, इसका भी पहचान स्थल एसिमेट्रिक मतलब असममित होता है। तो देखा जाए तो इन तीनों में सममित या सिमेट्रिकल जो पहचान स्थल है, रिकॉग्निशन साइट है, वो केवल टाइप 2 की है। बाकी इन दोनों की 1 और 3 की एसिमेट्रिक होती है। तो इसमें 5 से 7 बेस पेयर लंबा एसिमेट्रिक रिकॉग्निशन साइट होती है। रेस्ट्रिक्शन और मिथाइलेशन की प्रक्रिया एक दूसरे से संबंधित होती है और साथ साथ में चलती रहती है। और क्लीवेज साइट 24 से 26 बेस पेयर डाउन स्ट्रीम ऑफ रिकॉग्निशन साइट। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है उससे पहले की तरफ, और अप स्ट्रीम का होता है मतलब आप डीएनए जब देखेंगे तो डीएनए में कुछ सीक्वेंस डाउन स्ट्रीम होती है और कुछ अप स्ट्रीम होती है। तो यहाँ पे 25 से 26 बेस पेयर डाउन स्ट्रीम पाई जाती है रिकॉग्निशन साइट। तो यहाँ पर भी क्या है, पहचान स्थल और क्लीवेज साइट दोनों एक दूसरे से बहुत अलग अलग और दूर दूर होते हैं। तो कुल मिला के आपको टाइप 2 एंजाइम याद करना है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नोमेनक्लेचर या नामकरण करने की एक पर्टिकुलर टेक्निक होती है, उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे यदि किसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम है ECOR1, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको इसमें जो कैपिटल और स्मॉल का ध्यान रखना है अच्छे से, क्योंकि अगर ये भी गलत लिखा गया है तो इसकी भी गलती हो जाती है। ECOR1 सबसे कॉमन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ये ई कोलाई से आइसोलेट हो किया गया था, इसलिए इसके अंदर ईको लिखा गया है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बेसिकली जिसका नाम होता है यह 4 भागों से मिलके बना होता है। सबसे पहले आता है उसका फर्स्ट लेटर जो होता है वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। यह लेटर बताता है कि यह जिस बैक्टीरिया से लिया गया है उसका जीनस का नाम क्या है। फॉर एग्जांपल, क्योंकि यह ई कोलाई बैक्टीरिया है, एस्चेरिया कोलाई बैक्टीरिया से लिया गया है, तो इसमें जीनस का नाम है एस्चेरिया, और एस्चेरिया का पहला जो लेटर है वो होता है ई, इसलिए हमने इसका पहला लिख दिया कैपिटल ई। सेकंड जो होता है जिसमें आप लिखेंगे उस बैक्टीरिया की स्पीशीज़ जिससे इसको लिया गया है। तो यहाँ पे हमने स्पीशीज़ का नाम है कोलाई। कोलाई के हमने दो फर्स्ट लेटर लिए हैं। आप ये ध्यान रखेंगे कि जो भी स्पीशीज़ का नाम होगा वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। जीनस का नाम कैपिटल में, जीनस का जो फर्स्ट लेटर कैपिटल में, और स्पीशीज़ के दो फर्स्ट और सेकंड लेटर आपको लिखने हैं स्मॉल लेटर्स के अंदर। तो ये हो गया ई को। नेक्स्ट है स्ट्रेन। विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया जो होते हैं उसके बहुत सारे प्रभेद मिलते हैं जिनको हम कहते हैं स्ट्रेन। ये वाला जो ECOR1 एंजाइम है यह RY13 नामक प्रभेद से लिया गया है। इसका फर्स्ट लेटर है R,
इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है R। नेक्स्ट लिखा हुआ है 1। 1 इसका मतलब है सबसे पहली बार इसको आइडेंटिफाई किया गया था। इसमें अगर आपको स्टीरा कोलाई से बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट किए जाते हैं, ठीक है। उनके बहुत सारे प्रभेद भी हो सकते हैं और पर्टिकुलर प्रभेद के भी सबसे पहले किसको आइसोलेट किया था उसके अकॉर्डिंग उनको 1 2 3 4 नंबरिंग दी जाती है। तो इसको सबसे पहले पहचाना गया था, इसीलिए इसका नाम है 1। तो ये होता है इको R1। इस प्रकार से किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नामकरण किया जाता है। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो हमने टाइप 2 एंजाइम पढ़ा था, जिसमें हमने एक नाम पढ़ा था पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा, इस पर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में। तो पैलिंड्रोम क्या होता है, मैंने आपको बताया था उल्टा सीधा एक समान। यहाँ पे 3 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के एग्जाम्पल दे रखे हैं हमने। सबसे पहले दे रखा है HIND3, HIND3। इसमें आप देख रहे हैं उल्टा सीधा एक समान कैसे, AAGCTT, यहाँ से शुरू हो रहा है, आप देख रहे हैं AAGCTT। और नीचे वाले जो DNA का दूसरा स्ट्रैंड है, इसमें भी अगर आप उल्टे से देखेंगे तो AAGCTT। तो इस प्रकार की जो सीक्वेंस होती है इसको हम कहते हैं पैलिंड्रोम, उल्टा सीधा एक समान। जैसे हम बचपन में पढ़ते थे कि डालडा, जिसमें आगे से भी पढ़ो या पीछे से पढ़ो एक समान आपको समझ में आता है, सेम इसी प्रकार से इसमें भी ऐसा ही होता है। अब मैंने आपको बताया था कि रिकॉग्निशन साइट और रेस्ट्रिक्शन क्लीवेज साइट। तो यहाँ पे जो HIND3 एंजाइम है इसका पहचान स्थल क्या है, ये 6 बेस पेयर लंबा DNA, जैसे AAGCTT, ये है इसका रिकॉग्निशन साइट। और इसकी क्लीवेज साइट कहाँ होती है, जो A के बाद में कट करता है, और यहाँ पे भी क्योंकि पैलिंड्रोम में तो ऊपर यदि A के बाद में कट करेगा तो ये नीचे भी A के बाद में कट करेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपने देखा कि इसको काटने का तरीका ऐसा होता है। और काटने के बाद में इसमें 2 खुले सिरे DNA जिसमें डबल स्ट्रैंड नहीं पाया जाता, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA की 2 पूंछ के समान संरचनाएं मिलती है, जिनको हम बोलते हैं प्रोट्रूडिंग एंड्स या खुले हुए सिरे। और इस प्रकार का जो DNA होता है इसको हम स्टिकी DNA भी बोलते हैं। स्टिकी क्यों, क्योंकि एक खुला हिस्सा है तो यहाँ पे वापस चिपकने की कोशिश करेगा, कारण क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए इसके पास में ऑप्शंस हैं। जैसे ही इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स को मिलेंगे ये वापस से बॉन्डिंग करना इसमें आसानी रहेगा, इसलिए इसको बोलते हैं चिपचिपे सिरे या स्टिकी एंड्स। एक अच्छे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का ये क्वालिटी होती है कि वह चिपचिपे सिरे या स्टिकी एंड्स उत्पन्न करें। जबकि अपन लास्ट अगर एग्जाम देखें, जो कि एग्जाम्पल देखें जो है इको आरवी, इससे यदि हम इसमें भी रिकॉग्निशन साइट आप देख रहे हैं क्या है, GATATC, ये भी पैलिंड्रोम है GATATC। लेकिन यहाँ पे जो कटिंग हो रही है वह ब्लंट हो रही है। ब्लंट मतलब जिसमें कोई चिपचिपे सिरे नहीं मिल रहे। इसकी जो रेड कलर के आपको एरो दिखाई दे रहे हैं ये होते हैं इसकी क्लीवेज साइट की। यहाँ पे इसको जो कैंची चलती है वो यहाँ चलती है जहाँ पे इसकी क्लीवेज साइट है। तो इस प्रकार से इस एंजाइम के काटने का तरीका बहुत अलग है, जिसके कारण 2 ब्लंट एंड्स बनते हैं। ब्लंट एंड्स जैसे आप जानते हैं, ब्लंट का मतलब होता है भोटा, या जिसमें किसी प्रकार से कोई भी पूंछ की समान संरचना नहीं निकली हुई होती है। ब्लंट एंड्स का बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता। ब्लंट एंड्स वाले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इतने अधिक उपयोग में नहीं लिए जाते जेनेटिक इंजीनियरिंग में। तो इस प्रकार से आपने इस डायग्राम द्वारा समझा कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती है और स्टिकी एंड्स क्या होते हैं, देन ब्लंट एंड्स क्या होते हैं। आप कोशिश कीजिए कि इन शब्दों को आप इंग्लिश में ही याद कर लें। स्टिकी आपको पता है चिपचिपा, और ब्लंट का मतलब होता है भोटा। तो इस प्रकार से आप इन्हें याद कर सकते हैं। तो हमने अभी पढ़ा था वो था आणविक कैंची या मॉलिक्यूलर सीजर, जिसको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अब हम पढ़ेंगे आणविक ग्लू या मॉलिक्यूलर ग्लू, जिसका नाम होता है DNA लाइगेज। तो यह उसके बिल्कुल उल्टा काम करता है, वह DNA को काटने का काम करता है और यह DNA को जोड़ने का काम करता है। काटने का कार्य किया था तो उसने कौन सा बॉन्ड तोड़ा था, आप जानते हैं कि DNA में एक जो उसकी बैकबोन होती है वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की मिलके बनी होती है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ा और DNA लाइगेज एंजाइम ने फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को वापस जोड़ा। इसकी हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले इसे ई कोलाई बैक्टीरिया में खोजा गया था, जिसको
T4 फेज ने इन्फेक्ट किया था। मतलब एक बैक्टीरियोफेज होता है T4 जिसने ई कोलाई पे अटैक किया था, और इस ई कोलाई ने लाइगेज एंजाइम प्रोड्यूस किया अपने डीएनए को वापस रिपेयर करने के लिए, जिसे आइसोलेट किया गया था। लाइगेज एंजाइम, जैसा मैंने आपको बताया था कि यह दोनों सिरों को फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा जोड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि दो सिरों को बिल्कुल वापस पास में लाके जोड़ने के लिए आपको एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो लाइगेज एंजाइम को काम करने के लिए एटीपी और मैग्नीशियम आयंस की आवश्यकता होती है। एटीपी के रूप में यह एनर्जी प्राप्त करता है। यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है कि किस प्रकार से लाइगेज एंजाइम कार्य करता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये डीएनए का एक एंड है जिसमें 3 प्राइम पर एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, और यहाँ दूसरे डीएनए का स्ट्रैंड है जिसपे 5 प्राइम पर एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। डीएनए लाइगेज एंजाइम एटीपी की उपस्थिति में और मैग्नीशियम आयंस की उपस्थिति में क्या करता है, यहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से 3 प्राइम और 5 प्राइम के बीच में एक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का निर्माण हो गया और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स आपस में जुड़ गए। तो ये हमने आज के लेक्चर में पढ़ा है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस किस प्रकार से कार्य करते हैं और डीएनए लाइगेज एंजाइम किस प्रकार से कार्य करता है, आणविक ग्लू क्या है और आणविक कैंची क्या है। धन्यवाद।